जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 पे। तो साथियों, जो हमारी ये वीडियो श्रृंखला जो हमने शुरू की है, उसमें आज ये वीडियो श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से हम आपको जो पिछला टॉपिक था, हम आपको बताए थे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, एक पुष्प कितने भागों में बटा होता है। थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। देखिए साथियों, जो एक पुष्प होता है, यानी जो पुष्प की संरचना होती है, पुष्प की संरचना जो होती है, यानी जो पुष्प की संरचना, यानी जो एक पुष्प होता है साथियों, ये जो पुष्प होता है ये मुख्यतः चार भागों में बटा होता है। यानी कि एक भाग होता है जायांग, जायांग होता है जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। यानी जो पुष्प होता है वो चार भागों में बटा होता है। इसका एक भाग होता है जायांग यानी कि स्त्री केसर, जो दूसरा भाग होता है इसे बोलते हैं पुमंग, पुमंग बोलते हैं, या पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तथा जो पुष्प का तीसरा भाग होता है वो दल पुंज कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। तथा पुष्प का जो चौथा भाग होता है उसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। इस प्रकार से साथियों, जो एक पुष्प होता है, जो परिपक्व पुष्प होता है, वो चार भागों में बटा होता है: जायांग, पुमंग, बाह्य दल पुंज और बाह्य दल पुंज। जिसमें हमने जायांग का अध्ययन कर चुके थे साथियों। जो जायांग जायांग होता है या जो स्त्री केसर होता है वो तीन भागों में बटा होता है। यानी कि जो एक जायांग होता है ये तीन भागों में बटा होता है। जो जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तथा जो मध्य का भाग होता है उसे वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। तथा जो सबसे निचला भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है, अंडाशय। ठीक है। इस प्रकार से जो जायांग होता है वो तीन भागों में बटा होता है: वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। देखिए साथियों, जो वर्तिकाग्र होता है ये केवल परागकण के अवतरण मंच का कार्य करता है, ताकि जो परागकण हो वो आसानी से पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर रुक सके, ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो सके। तथा जो वर्तिका होता है ये इसका कार्य होता है वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जो जोड़ने का कार्य करता है वो वर्तिका करती है। वर्तिका एक नली के समान संरचना होती है जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद जो साथियों अंडाशय होता है, अंडाशय का कार्य केवल पुष्प में होता है। ये अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। इतना हमने कल की वीडियो में कवर किया था। ठीक है, इसके आगे से हम शुरू करते हैं कि पुमंग क्या होता है। एक पुष्प में पुमंग का क्या कार्य होता है, पुमंग क्या भूमिका निभाता है पुष्प में, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए इसे रफ करते हैं। देखिए साथियों, जो पुमंग होता है, पुमंग जिसे हम सब पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर, जिसे हम सब पुंकेसर बोलते हैं। तो जो पुमंग होता है इसे पुष्प का नर जननांग कहा जाता है। जो पुमंग होता है इसे पुष्प का नर जननांग कहा जाता है, जो पुष्प के जननांग होते हैं। यानी कि यह पुष्प का, यह पुष्प का, यह पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। लेकिन साथियों, जो पुमंग होता है ये दो भागों में बटा होता है। जो पुमंग होगा, जैसे मान लीजिए पुष्प है, मान लीजिए ये हो गया अंडा, वर्ती, स्त्री केसर हो गया। इसके बगल में पुंकेसर लगे होते हैं। पुंकेसर लगे होते हैं।
साथियों इस प्रकार से जो पुष्प होता है, पुष्प में पाए जाते हैं पुंकेसर, जो एक वर्तिकाग्र के अगल बगल जो डंठलनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं साथियों, इसे बोला जाता है पुंकेसर। इसे बोला जाता है पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर बोला जाता है। ये साथियों दो भागों में बटा होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये दो भागों में बटा होता है। ऊपर का जो भाग होता है साथियों, इसे बोला जाता है परागकोश बोला जाता है, तथा जो डंडेनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इसे तंतु बोला जाता है। इसे हम दूसरी जगह आपको दिखाते हैं। इसके साथ में जो पुंकेसर होता है, देखिए साथियों, तो जो पुंकेसर होता है वो दो भागों में बटा होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये जो डंडेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे बोला जाता है तंतु। इसे तंतु या डंठल बोला जाता है। इसे तंतु या डंठल बोला जाता है, तथा जो ऊपर का यह खुला हुआ भाग दिखाई देता है, इसे बोला जाता है परागकोश। परागकोश, इसे परागकोश बोला जाता है। इस प्रकार से जो पुंकेसर होता है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक परागकोश होता है और एक तंतु होता है, और इसके सम्मिलित रूप को पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसे रख सकते हैं। यानी दोस्तों जो एक पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक परागकोश होता है, दूसरा तंतु होता है। परागकोश जो होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं। साथ में जो परागकोश होते हैं, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण बनते हैं। ठीक है, जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि परागकोश के अंदर परागकोश के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं। परागकण बनते हैं। यानी साथियों जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे परागकण बनते हैं, और जो परागकण होते हैं साथियों, ये परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से यानी जो परागकोश हुआ, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि परागकोश दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी जो परागकोश होता है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जो होता है, इसे परागकोश कहा जाता है, सॉरी पुंकेसर, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है परागकोश, तथा जो दूसरा होता है वो तंतु होता है। तंतु या जिसे डंठल बोला जाता है। इस प्रकार से एक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक परागकोश होता है, दूसरा तंतु होता है। ठीक है, तो यानी कि जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप परागकण बनते हैं, और परागकण जो होते हैं वो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। देखिए जो परागकोश होता है, अगर इसके मध्य से अगर इसे दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, इसकी जो संरचना होती है साथियों, वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है।
अगर इसे मध्य के दो भागों से विभक्त कर दिया जाए, इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। अगर साथियों इसे मध्य के भाग से विभाजित किया जाए तो इसकी संरचना जो होती है कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। यानी कि साथियों जो परागकोश होता है वो दो पालियों में विभक्त होता है। यानी जो परागकोश होता है वो दो पालियों में विभक्त होता है तथा ये जो आपको इन्हें बोला जाता है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ देखिए साथियों जो परागकोश होता है वो दो पालियों में विभक्त होता है, मध्य से दो पालियों में यानी कि दो भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें इसलिए परागकोश को जिसमें दो ऐसा परागकोश है जो दो पालियों में विभक्त होता है उसे द्विकोष्ठकी कहा जाता है। यानी कि ऐसा परागकोश ऐसा परागकोश ऐसा परागकोश जो जो दो पालियों में विभक्त होता है, जो दो पालियों में विभक्त होता है होता है तो उसे उसे द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। द्विकोष्ठकीय द्विकोष्ठकीय परागकोश परागकोश द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। परागकोश कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि ऐसा परागकोश साथियों जो दो भागों में बटा होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा देखिए दो भागों में बटा होता है इसलिए इसे द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं साथियों जिसके पुष्प में जो परागकोश होता है वो एक भाग में होता है, यानी कि दो भागों में नहीं बटा होता, उसमें केवल एक ही भाग पाया जाता है तो उसे एक कोष्ठकी कहा जाता है। ठीक है, परंतु कुछ पौधों में कुछ पौधों में परंतु कुछ पौधों में परागकोश परागकोश एक ही भाग कुछ पौधों में परागकोश सॉरी कुछ पुष्पों में परागकोश एक पाली में विभक्त होता है। कुछ पुष्पों में परागकोश एक पाली में होता है जिसे जिसे एक कोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। एक कोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। यानी जो साथियों जो परागकोश होते हैं कुछ पुष्पों में ऐसे परागकोश होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं, और जो दो भागों में बटे होते हैं उन्हें द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। जो दो भागों में बटे होते हैं जैसे चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक हो गया ये भाग और ये जो भाग हुआ है दूसरा भाग हुआ, यानी कि जो परागकोश है वो दो भागों में बटा हुआ है। तो परागकोश दो भागों में बटा होता है तो उसे द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है, उसे द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। तथा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो परागकोश होते हैं वो दो भागों में नहीं बटे होते, वे कोई सिंगल होते हैं तो उन्हें एक कोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है, तो उन्हें एक कोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है। इस प्रकार से जो परागकोश होते हैं तथा वो दो भागों में बटे होते हैं, कुछ में एक भागों में बटे होते हैं। जिसमें दो भाग पाया जाएगा उसे द्विकोष्ठकीय कहा जाएगा, जिसमें एक भाग पाया जाता है उसे एक कोष्ठकीय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि साथियों इसे रब करते हैं उसके बाद आगे समझते हैं।
यानी कि परागकोश जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। जब इसे हम क्षैतिज काटते हैं तो साथियों यह चार भागों में, ऐसे इसमें चार प्रकोष्ठ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो परागकोश दो भागों में विभक्त होता है उनमें जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठों की संख्या चार होती है। एक प्रकोष्ठ हो गया ये दूसरा प्रकोष्ठ हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा प्रकोष्ठ हो गया। इस प्रकार से एक द्विकोष्ठकीय परागकोश में जो प्रकोष्ठ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, तो यानी कि लिख सकते हैं द्विकोष्ठकीय परागकोश में द्विकोष्ठकीय परागकोश में प्रकोष्ठों की संख्या चार होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा परागकोश जिसमें जो परागकोश दो भागों में बटा होता है, यानी कि जो द्विकोष्ठकीय होता है उनमें जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है साथियों चार होती है। और इन परागकोष्ठों में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप परागकण बनते हैं। ठीक है, जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद साथियों जो परागकोश होता है ये जो दो भागों में बटा होता है, ये जिस पतली या थैली या झिल्ली से जुड़ी होती है, जिस पतली परत से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है, एक संयोजी ऊतक की सहायता से जुड़े होते हैं। यानी कि संवहन मंडल, इसमें संवहन मंडल पाया जाता है। यानी कि इसमें संवहन मंडल पाया जाता है, संवहन मंडल पाया जाता है, इसमें संवहन मंडल पाया जाता है। यानी साथियों जो एक पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है परागकोश, दूसरा जो होता है वो तंतु होता है। इसमें जो परागकोश होते हैं, परागकोश कुछ पुष्पों में दो भागों में बटे होते हैं। जिनमें दो भागों में बटे होते हैं उन्हें द्विकोष्ठकी कहा जाता है, तथा जिनके परागकोश एक सिंगल होते हैं, यानी कि दो भागों में नहीं बटे होते हैं, सिंगल होते हैं, उन्हें एक कोष्ठकी परागकोश कहा जाता है। तथा जो परागकोश दो भागों में बटे होते हैं उनमें जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो चार होती है। ठीक है, तथा इसमें संवहन मंडल पाए जाते हैं। इसे रब करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक परागकोश की संरचना हो गई। हम पढ़ते हैं कि दलपुंज क्या होते हैं और चर्चा करते हैं। दलपुंज देखिए साथियों, जो पुष्प का प्रथम चक्र होता है, तो साथियों पुष्प का द्वितीय चक्र होता है उसे दलपुंज कहा जाता है। यानी कि जो पुष्प का द्वितीय चक्र होता है उसे दलपुंज कहा जाता है। यानी कि यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, द्वितीय चक्र होता है, यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है जिसे दलपुंज कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। साथियों इस प्रकार से जो दलपुंज होता है ये पुष्प का द्वितीय चक्र होता है जो अनेक दलपुंजों से मिलकर बना होता है, अनेक दलों से मिलकर बना होता है, जिसे दलपुंज कहा जाता है। इसी प्रकार से लगते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दल पुंज, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा। देखिए साथियों जो बाह्य दल पुंज होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, यह
पुष्प का प्रथम चक्र होता है, प्रथम चक्र होता है, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है, इसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है, इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि जो बाह्यदल पुंज होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अनेक दलों से बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि आज हमने क्या समझा कि जायांग क्या होते हैं, उमंग क्या होते हैं, बाह्यदल क्या होता है तथा दलपुंज क्या होते हैं, हमने इस पर चर्चा की है तथा अब हम पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं। आने वाली वीडियो में और कुछ समझेंगे कि परागकण क्या होते हैं, परागण की क्रिया क्या होती है, आने वाली वीडियो पर इसमें चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।